Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सी नेट की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं मेरे जूनियर्स के साथ, सुपर जूनियर्स के साथ. ये लोग आपके साथ शेयर करेंगे कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया था सी नेट के लिए एंड क्या क्या चीजें आपको भी फॉलो करनी है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए सी नेट में. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये लोग आपको अपना इंट्रोडक्शन और मार्क्स रैंक वगैरह बताएंगे. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति. मैंने अब सीनियर 2025 दिया है. मेरे मार्क्स थे 98 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थे 3725 और कैटेगरी रैंक थी 375 के अराउंड. मैं एससी कैटेगरी से थी तो मेरे को फर्स्ट राउंड में ही ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया था. हेलो गाइस, मेरा नाम है उजाया शर्मा. मैंने सीनेट का एग्जाम दिया था 2025 में. मेरा नंबर आया था 101 आया था और मेरी रैंक ओपन रैंक थी 915. हेलो गाइस, आई एम प्रियंजन. मैंने भी यूपी सीनेट 2025 का एग्जाम दिया था और मेरा नंबर आया था 102 और मेरी ओपन रैंक थी 775 एंड कैटेगरी रैंक थी 433. अभी ये बताओ कि सी नेट के बारे में मतलब पता कैसे चला. मैंने बॉस की वीडियोस देखी थी बहुत सारी. मेरे को पता चला कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं. बाकी एक स्पार्क अप स्टडी के नाम से एक चैनल है, वो बताते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने चाहिए, क्या क्या फील्ड्स होती हैं आपके लिए. तो उस चीज में देखा मैंने. बाकी मेरी एक सिस्टर भी हैं तो वो भी कर रही है नर्सिंग, तो उनसे भी मेरे को पता चला कि ऐसे होता है सब कुछ. हेलो गाइस, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत लोगों के चैनल देखे थे, बॉस के भी चैनल देखे थे, फिर विजय एजुकेशन के भी चैनल देखे थे. मेरी पहली चॉइस थी एमबीबीएस करना, लेकिन वो कुछ कारण से रह गया. फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छी बीएससी नर्सिंग भी है, तो फिर मैंने ये किया. हेलो गाइस, मैंने नर्सिंग फील्ड इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे घर में मतलब ऑलरेडी मेरी दो सिस्टर नर्सिंग कर रही हैं. उन्हीं से मेरे को भी मोटिवेशन हुआ कि मैं भी नर्सिंग के फील्ड में ही जाऊंगी. मेरी बड़ी दीदी अभी सेकेंड ईयर में है और मैं 2025 में फर्स्ट ईयर में हूँ. जैसे बैच वगैरह, बैच तो छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि नीट की प्रिपरेशन कितने लोगों ने की है. ओके, ठीक है. तो मतलब जैसे हम लोग अभी सी नेट के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो कौन सी बुक को प्रिफर करना चाहिए या फिर कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, अपने अपने अकॉर्डिंग बता दो जो तुम लोगों ने प्रिपेयर किया था. जिससे बुक्स का इतना ज्यादा नहीं होता, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं नॉर्मली पढ़ते चलो. बाकी मेरे को थोड़ा उस टाइम पे मार्च के टाइम पे मैंने बॉस की वीडियो देखी थी तो मैंने विजय एजुकेशन की बुक मंगाई थी, उससे पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत. जबकि इतना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जो जो एजुकेशन की यूट्यूब सीरीज आती थी 15-20 दिन पहले आई थी, वो नीट के बाद मैंने उससे पढ़ा था काफी. उससे जो 1.5x पे 2x पे देख के मैं उनको चलाती थी वीडियोस को, तो उनको बार बार रिवाइज किया तो हो गया था. मैंने भी विजय एजुकेशन का बैच लिया हुआ था और मैंने उसकी बुक भी मंगाई हुई थी. मगर आपको 11th-12th के साथ साथ 9th 10th 11th ये सब भी पढ़ना है, जिससे कि इसमें बेसिक बहुत ज्यादा आता है. आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है. आप चाहे तो 6 7 8 की भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत काम आएगा. इसलिए कि मतलब आप अगर बेसिक जितना ही पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. और और मतलब कि आप लोग जो भी पढ़े ऐसा पढ़े कि वो आपको एग्जाम तक याद रहे, और ऐसा पढ़े कि मतलब यहाँ भी आपको काम आएगी. ठीक है. बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिक स्टार्ट हो जाता है हमारा 7-8 से ही. तो हमें 7 8 9 10th सब कुछ बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना होता है. सीनेट के एग्जाम में उतने टफ लेवल के नहीं आते हैं क्वेश्चंस कि हमको अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. बस नॉर्मली अपनी बेसिक मजबूत रखनी होती है. और 11th-12th के फर्स्ट चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और 9th 10th भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे आधे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो जाते हैं. और एफर्ट तो पूरा लगाना चाहिए अपने तरफ से कि हम जितना पढ़ सके उतना पढ़े. स्पेशली मैं अगर फिजिक्स का पूछूं तो फिजिक्स कैसे प्रिपेयर किया था. फिजिक्स इतना टफ नहीं आता है, बहुत इजी सा ही आता है, काफी बेसिक. जैसे 11th-12th में पढ़ते हैं जैसे कि इंडक्शन वगैरह आता है वो, तो फेरेडाज लॉ, सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. कहाँ अप्लाई करते हैं, कितना टेम्परेचर, ऐसे ही आते हैं. बहुत इतना कुछ नहीं पढ़ना होता है बहुत ज्यादा. आपको रूल्स आने चाहिए, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, तो आप इजीली कर सकते हो. बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत टफ जैसे नीट के लिए होता है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती.
फिजिक्स में ज्यादा करके बेसिक आता है। हम लोग पहले से ही सोच रहे थे कि फिजिक्स बहुत टफ है, ज्यादा करके न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीनेट के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते, जहां तक है कि एकदम ही नहीं आते, लेकिन अभी कभी कदार ऐसा होता है कि आ भी जाते हैं, लेकिन वो भी आते हैं तो एकदम सिंपल आते हैं। और ज्यादा करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि मतलब अगर आपको कोई अगर न्यूमेरिकल भी है तो वो फॉर्मूले में रखेंगे तुरंत वो सॉल्व हो जाएंगे। और थ्योरी टाइप में आता है, थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि उसमें माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन उतना टफ नहीं रहता है, इजी ही रहता है। फिजिक्स का हमें उतना मतलब कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि फिजिक्स टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो बिल्कुल आते ही नहीं है, और फॉर्मूले थोड़ी बहुत डिफिनीशंस वगैरह और यूनिट्स वगैरह हमें पता होती है, बस इतना इनफ होता है फिजिक्स में। फॉर्मूले, यूनिट्स और थोड़े बहुत डिफिनीशन वगैरह उसके उतने में ही काम हो जाता है हमारा सीनेट में। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो फिजिक्स में कहने का मतलब है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल वगैरह के कंपैरिजन में आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी रहा है तो वो फॉर्मूला बेस आएगा कि आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल मतलब उसमें फॉर्मूला पुट करो और आपको वैल्यू मिल जाएगी, और सिंपल आपसे यूनिट्स वगैरह पूछते हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा उसको डीप। अच्छा, एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़नी चाहिए या नहीं? एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। मैं भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, और उसकी मतलब की लैंग्वेज भी थोड़ी। मैं तो वैसे यूपी बोर्ड की थी, तो हम इंग्लिश में ज्यादा पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने हिंदी पढ़ी है। इसलिए लेकिन फिजिक्स हम पढ़ने वाली नहीं है कोई चीज। अगर आप कोई बैच परचेज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 12th की नोट्स भी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इतना एनसीईआरटी मायने नहीं रखता है हमारे प्रिपरेशन में सीनेट के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब जो हम लोग 11th-12th में पढ़े होते हैं, टीचर्स हमारे 11th-12th में पढ़ाए होते हैं वही इनफ होता है, मतलब बेसिक तो टीचर ऑलमोस्ट पढ़ा ही देते हैं। तो एनसीईआरटी हमें प्रिपरेशन के लिए तो नहीं यूज करना चाहिए, हम अदर बुक्स मतलब कि क्वेश्चंस वाले सॉल्व कर। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फिजिक्स में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं 11th-12th में आपने जो भी पढ़ा है, आप बस उसको रिवाइज करो और थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो। सिंपली जो आपके मतलब सिंपल जो फॉर्मूला है वो याद करो, और डायमेंशंस, यूनिट्स, ये काफी है आपके फिजिक्स के लिए। उससे ज्यादा आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि उतना डीप आपके सीनेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए किसी और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एम्स वगैरह, तब आपको काफी डीप में पढ़ने की जरूरत है, बट सीनेट में इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स के लिए। एंड केमिस्ट्री का बताइए। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने नोट्स ही प्रेफर करे थे, जो मैं 11th-12th में अपने कोचिंग्स वगैरह में पढ़ती थी, नोट्स उन नोट्स से पढ़ता था। उसमें डेफिनेशंस, उसके यूनिट्स वगैरह और उसके फॉर्मूलाज को सिंपली पुट करना आना चाहिए। केमिस्ट्री वैसे भी काफी इजी होती है, और ऑर्गेनिक होती है, वो भी काफी बेसिक आती है, इतना टफ नहीं आता है 11th-12th का मेरे हिसाब से। काफी जो बस उसको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कहाँ होता है, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और ऐसे फॉर्मूला बेस्ड आता है, बिल्कुल उसमें पुट करो फॉर्मूला को और वैल्यू पुट करो तो हो जाता है इजीली। केमिस्ट्री में भी उतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, और वैसे रिएक्शन भी नहीं आते हैं। मैंने तो पूरे रिएक्शन याद किए थे, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं आया। बहुत ज्यादा ही मैंने वो पढ़ लिए थे रिएक्शन, किस लिए कि मैं पहले नीट की भी तैयारी की थी, तो नीट में बहुत ज्यादा रिएक्शन आते हैं, तो मैं वो लगा कि बहुत हार्ड पेपर आता है। बहुत रील से मैंने देखा कि बेसिक आता है, लेकिन मैं सोची कि हो सकता है कभी किस्मत खराब हो और आ गए, तो इसलिए मैंने पूरी पढ़ी थी, लेकिन एक भी नहीं आया था। मतलब बेसिक ही उसमें भी आया था, ज्यादा करके लॉ आता है, कोई थ्योरी दिया हुआ रहता है तो वो सब आता है, एटम उटम के बारे में आता है, ये सब के बारे में आता है। मतलब पीरियोडिक टेबल से काफी ज्यादा। हाँ, पीरियोडिक टेबल से भी बहुत ज्यादा आता है, और केमिकल बॉन्डिंग से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़े बहुत डी ब्लॉक भी होते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर फिजिकल, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अगर तीनों को अलग अलग करके देखें तो किसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन? इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब अभी जैसे 24 क्वेश्चन आए थे, जी बस। उसमें से आप बता सकते हैं अप्रॉक्स कितना मतलब इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है? बॉस अभी तो कंफर्म नहीं है, बट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा नहीं थे, ऐसे नॉर्मल पूछते हैं, जैसे कि मीथेन को कैसे लिखेंगे, और नॉमेनक्लेचर आ जाता है, यूपीएससी इसको कैसे करना है, यही सब आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है। हाँ, ग्लूकोज वगैरह कैसे होता है, बायोमोलिक्यूल से आते हैं क्वेश्चंस, बहुत थ्योरी वाला पार्ट आता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। देखो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मतलब कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और आप लोगों ने अभी पेपर दिया है इसलिए मैं एक एक चीज क्लियर करना चाह रही थी। बाकी और अगर केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा बोलना है तो आप लोग बता सकते हैं।
केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा करके आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, किस लिए उससे कभी कभार 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक लेवल का भी है। उसे बहुत जल्दी हम लोग याद भी कर सकते हैं और थोड़ा मतलब इजी है, लेकिन उसे अच्छे से याद करना होता है। किस लिए कि हम पहले तो सोचते हैं कि हम पढ़ रहे तो हमें याद हो गया, लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि हम सब भूल चुके हैं और उसमें चारों ऑप्शन जो आएंगे रिलेटेड ही आते हैं, तो इस गलती गलती में गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। केमिस्ट्री में एक बात और, एक पॉइंट और नोट करना है कि जो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कैसे लिखते हैं, और जैसे कि नॉर्मल जैसे 9th-10th में पढ़ते हैं ना, वॉशिंग सोडा कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, स्लेक लाइम, ये सब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इजी आते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस को इनके ऊपर ध्यान देना होता है, ये नहीं सोचने की बहुत बेसिक क्वेश्चंस है तो ये नहीं आएंगे, ये आते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो विटामिन वगैरह भी आते हैं, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स में ही कवर हो जाएगा। बाकी मतलब बेसिक ही आपका पूछा जाता है, अगर आप ऐसा मोटा मोटा देखोगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी में एनसीईआरटी है इम्पोर्टेंट या नहीं? हाँ, एनसीईआरटी तो पढ़नी होती है, नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठीक पढ़ना होता है। जिसकी बायोलॉजी है उसके अंदर तो पूरा एनसीईआरटी वाला ही कंटेंट आता है, बाकी और तो कुछ नहीं, मतलब बेसिक्स पता होनी चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ, नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं तो बहुत इजी रहता है। जैसे कि बायोलॉजी के अंदर बुक के अंदर पूरा कंटेंट होता है, बट जब हम नोट्स के अंदर आते हैं तो पॉइंट्स में आ जाता है, उसको इजीली हम रीड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम ऑल्सो, हम उसको इजीली पढ़ पाते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो पाती फिर। बायो में एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बायो के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैंने इस बार सुना था कि जो एनिमल किंगडम है, प्लांट में इसके सारे ज्यादा क्वेश्चन हैं। हाँ, इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए थे और मतलब एनसीईआरटी अगर आप बायो का पढ़ रहे हैं तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसमें हर लाइन में क्वेश्चन बन सकते हैं और उससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बायो पढ़ लेते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी ज्यादा करके बायो से क्वेश्चन आते हैं, और जो कि आपको इस बार जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको आप देखेंगे तो सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलते हैं, और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आए थे उसमें भी मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी मतलब कि सीनेट के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी में ही मोस्ट ही होता है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है बायोलॉजी के लिए, और उसको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है या नहीं आता है ये वो तो कवर हो ही जाएगा अगर पढ़ लेंगे तो, लेकिन आगे चल के अगर हम नर्सिंग में भी आते हैं तो वो हमें काम देता है, इसीलिए बायोलॉजी तो पूरा ही पढ़ लेना चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, तो वो आपको, अगर आपको पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा बायोलॉजी का तो आपको इजी रहेगा पढ़ने में। और इसके अलावा हाँ, अभी एक क्वेश्चन रह गया है, इंग्लिश का कैसे प्रिपेयर किया था? इंग्लिश का एज आई एम सीबीएसई स्टूडेंट तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने तो बल्कि मेरे को इतना ज्यादा वो हो गया था कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, उसमें मार्क्स आ जाते थे मेरे, तो इतना नहीं, बट मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे, उसके अंदर 16 आए थे मेरे 24 में से, काफी दुख हुआ था मेरे को उस चीज का कि ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरा मार गिराया। तो पढ़ना है बहुत ज्यादा, जैसे कि उसमें टेंसेस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस चीज को क्या बोलेंगे, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चंस की, जो वन वर्ड, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में तो मतलब यूपी बोर्ड वाले सोचते हैं कि हम इंग्लिश का पेपर कैसे देंगे, मतलब हम तो हिंदी अभी तक पढ़े हुए हैं, और वैसे भी हम लोग जब तक बोर्ड का एग्जाम देते थे तब तक हम लोग कुछ भी लिख के चले आते थे कि चलो नंबर तो मिल जाएगा, एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तो ऑप्शन वाला था, कोई एक ही आंसर टिक कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड वालों को लगता है कि सभी सही है। हम लोग तो मतलब पढ़ने पे ध्यान देते हैं कि ये सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम भी यूपी बोर्ड के हैं, हमें बहुत दिक्कत होती थी, हम भी सोचे थे कि अब इंग्लिश का कैसे देंगे, ये सब तो मान लो कैसे भी करके कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश कैसे करेंगे। लेकिन उतने ज्यादा टफ नहीं आए थे इंग्लिश, जो कि हम यूपी बोर्ड से थे, हमें लगता था कि मेरा 2-4 नंबर भी आ जाए तो बहुत है, लेकिन मेरा 15 नंबर आए थे इंग्लिश में। हम बहुत खुशी हुए थे कि चलो कम से कम 15 नंबर आए थे, और किसी का हमें चिंता नहीं था, केवल इंग्लिश का ही था। मगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना तो ग्रामर ज्यादा करके पढ़े, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा मतलब कि अगर जिसका भी इंग्लिश कमजोर है वो थोड़ा मतलब ध्यान दे के पढ़ ले, इसलिए कि बायो तो सब लोग कर लेते हैं, बायो कर लेते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होती है। मतलब क्या क्या पढ़ा था वो भी पता?
इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर पोर्शन ज्यादा पढ़ा था, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ट्रांसलेशन पढ़ा था, वर्ब कब कौन सी लगानी है, ये वर्ब से मतलब 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, इस बार भी 2 आए थे। और वर्ब मतलब बहुत है, और कभी कभी तो अंडरलाइन दे करके पूछ लेते हैं कि इसमें से नाउन कौन सा है, या फिर अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन भी पूछ लेते हैं और ट्रांसलेशन भी पूछ लेते हैं। तब मतलब कि ग्रामर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट ग्रामर ही काम करता है यहाँ पे तो सीनेट के एग्जाम में, या फिर कहीं भी हम जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में तो अक्सर हमें ग्रामर ही काम देता है। टेंसेस वगैरह, टेंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हाँ वोकेबलरी का भी क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पार्ट ऑफ स्पीच, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सब हमको ऑलमोस्ट ग्रामर का सारे पोर्शन पकड़ने जरूरी होते हैं इंग्लिश में। अगर हम 11th-12th में ग्रामर अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फिर हमें इतना डरने की जरूरत नहीं होती इंग्लिश के लिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन बायो के ही आए थे, बस 2 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब कि हॉस्पिटल से थोड़े रिलेटेड थे। तो अगर हम बायो पढ़ लेते हैं तो नर्सिंग के आधे से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। पर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना जरूरी होता है उसके लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम क्या ही पढ़ेंगे, क्या ही मतलब डर लगने लगता है कि हमने अभी तक कुछ जानते नहीं हॉस्पिटल के बारे में या फिर कुछ भी। तो अगर बायो पढ़े रहते हैं हम तो आधे क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ी बहुत तो हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज रखना जरूरी होता है। नहीं, मैंने तो विजय एजुकेशन से प्रिपेयर किया था यूट्यूब चैनल पे, मतलब कि हमेशा वो शुरू से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते रहते थे। अभी भी शायद वो करवा ही रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए, 2026 के लिए। तो शुरू से ही उसको ज्वाइन करे तो हमको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ वहां पे मिल जाता है, तो मैंने तो उसी से किया। यूट्यूब पे मतलब कि थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही क्वेश्चन बताते वक्त वो थ्योरी भी उसी टाइम पे उससे रिलेटेड बता देते हैं, तो अच्छा समझ में आ जाता है। जी, अगर आप यूट्यूब से अगर विजय एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाते हैं, इसलिए कि वो लोग बहुत ज्यादा डीप जाकर के पढ़ाते हैं। जैसे थ्योरी में मतलब क्लासेस में बैच में पढ़ाते हैं, वैसे यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। फिर आपको अगर आप उनका बैच मतलब लेते हैं, मतलब उनका बैच खरीदते नहीं, अगर उनका ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। उसमें वो लोग डेली टेस्ट लेते हैं, मतलब वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। हाँ, वो टेस्ट सबके लिए फ्री होता है और वो आप टेस्ट दे सकते हैं। आप मतलब कि ये भी आपका रिजल्ट भी आएगा, रैंक भी आएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। विजय एजुकेशन इज मस्ट है, मतलब उसका कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। और नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरे को भी लगा था, मैंने जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में वो लोग पढ़ाते थे कि ये वाला लो कब आया था, जैसे कि बहुत सारे लॉज वगैरह होते हैं, नाइट एंगल्स वाले, नाइट एंगल वाला था क्वेश्चन मस्त था बिल्कुल। और बहुत सारे आते कि ये वाला लो कब आया था, आशा, एएनएम, जीएनएम, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फुल फॉर्म्स आती हैं कि ये वाला जो ग्रामीण करके ऐसे बहुत सारी वो चल रही है, स्कीम्स चल रही होती है, कब लॉन्च हुई थी, कब मैंने पढ़ी थी, बट वो सब नहीं आई थी, बहुत बेसिक्स आता है, बट फिर भी पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि टाइम किस क्या हो जाए कि हाँ, डिपार्टमेंट का नाम, इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इस स्टडी को क्या बोला जाता है, कि अलग अलग जैसे कि न्यूरोलॉजी होती है, किस चीज की स्टडी होती है, और पेडियाट्रिक्स किस चीज की स्टडी होती है, गायनेकोलॉजी किस चीज के लिए यूज होता है, इस चीज के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, ये सब आते हैं, बहुत बेसिक्स आते हैं, इनको पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं एफर्ट मतलब, बट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो को छोड़ दे। नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है ज्यादा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा ये है कि अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से कवर कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड को, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, परेशान हो रहे हैं, आप अच्छे से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और जैसे कि इन लोगों ने बताया, मैंने तो यूज नहीं किया है कभी विजय एजुकेशन ऐप, बट ये लोग बता रहे हैं तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें जो फ्री टेस्ट वगैरह आते हैं तो उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस, देखो एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या हम केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करके मतलब सीनेट क्रैक कर सकते हैं, तो उस पर कुछ बोलना चाहोगे? एमसीक्यू मतलब अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि आपको उसका कंटेंट आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसको पढ़ोगे तभी आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर पाओगे। बिना पढ़े तो एमसीक्यू भी नहीं हो पाएंगे, फिर मार्क्स फिर डाउन ही जाएंगे। तो पहले थ्योरी कवर करो थोड़ा, फिर उसको पढ़ो नीचे।
एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले एक बार अगर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हमें मतलब थोड़ा मतलब अच्छा है, इसलिए कि एमसीक्यू भी जरूरी है लेकिन थ्योरी भी उसके साथ साथ जरूरी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर आप थ्योरी पे डिपेंड हो तो ये आपका एमसीक्यू निकल मतलब सीनेट निकल जाएगा। केवल एमसीक्यू तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी होती है। थ्योरी अगर पता रहता है तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। अगर उस चीज का थ्योरी हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत जनरल माइंड लगा के कि चलो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो वो 2-4 क्वेश्चन से ही हो पाते हैं। तो अगर हमारी थ्योरी पहले से ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो हम कर सकते हैं। और एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी और एमसीक्यू दोनों जरूरी होते हैं, दोनों को आधा आधा लेके चलना होता है। अगर कोई एक करेंगे ना तो कोई नहीं हो पाएगा फिर, तो दोनों को लेके चलना जरूरी होता है साथ में। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो बोल रहे होंगे कि मेरा फिजिक्स कमजोर है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मेरा केमिस्ट्री कमजोर है, तो आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? या फिर अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर सबका यहाँ पे सेम है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हमें कमजोर लगता है अपना तो उसका बेसिक पढ़े, सबसे ज्यादा जरूरी तो उसका बेसिक कवर कर ले। अगर उसका बेसिक हम कवर कर लेते तो फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस सीनेट लेवल के तो बनने ही लगेंगे, कंपलसरी है कि वो बनने लगे। तो अगर बेसिक हमारा कमजोर है और चाहे हमको ये लगता है कि हमें हमारे ये सब्जेक्ट कमजोर है, हमको नहीं आता है, तो उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सारे उसकी थ्योरियां पढ़नी ही पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मतलब कि बेसिक जितने भी हर एक चैप्टर्स के बेसिक फ्रंट पेज पे ही लिखे होते हैं ऑलमोस्ट। बेसिक हेडिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए, उसके फॉर्मूले अगर फिजिक्स कमजोर है तो उसके फॉर्मूले वगैरह छोटी छोटी जो फॉर्मूले होती हैं उसको पढ़ लेना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो यूनिट्स वगैरह और डायमेंशंस वगैरह होती हैं उसको ध्यान में रख लेना चाहिए, और थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह उसकी पढ़ लेनी चाहिए, इतना इनफ होता है। देखो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जैसे मेरा नीट नहीं हुआ तो मेरे से ये नहीं होता, मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा। बट मैं फिर भी पढ़ती रहती थी, जैसे नीट के एग्जाम के बाद मैं 15-20 दिन पढ़ी थी इसके बारे में थोड़ा बहुत। बट फिर भी मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये पूरा हो जाएगा कवर। मैंने टेस्ट दिए थे, जबकि जो ऑनलाइन में यूट्यूब पे मिल जाते हैं, यूट्यूब वगैरह से ही लिए थे मैंने टेस्ट वेस्ट, ऐसे कोई बाहर से मेजरली नहीं लिए थे। उसको ही पढ़ना रहता है। और मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा। इंस्टेड मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी 11th-12th बिल्कुल बकवास वाली थी, बिल्कुल खराब हो रखी थी, तो मैं पढ़ती थी। और जैसे विजय एजुकेशन में पढ़ाते थे, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया तो उसको एक्सप्लेन करते थे, उसकी थ्योरी बात बताते थे, तो उससे उसके जो पॉइंट्स बताते थे मैं उसको नोट कर लेती थी, उसको पढ़ती रहती थी, तो वो हो जाता था, इतना नहीं। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है, और फोकस इतना करना है कि आपका सीनेट निकल जाए। आपको एकदम उस सब्जेक्ट की एकदम डीप में नहीं जाना है, उसमें घुसना नहीं है, इतना कर लो कि आपका सीनेट निकल जाए। और सीनेट निकलने के लिए आपको बेसिक्स पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर चाहे वो आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट स्पेशली जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, और बहुत टफ नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दोगे, थोड़ा अच्छे से वोकेबुलरी याद करोगे, तो ये उतना टफ भी नहीं है, बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। एंड हाँ देखो, अगर आप लोग कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहते हो पढ़ने के लिए तो यस प्लेनेट करके एक चैनल है, उससे आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। बट मैंने विजय एजुकेशन पढ़ा था, उससे भी पढ़ा था, मतलब दोनों से पढ़ा था, विजय एजुकेशन भी पढ़ी। मैंने काफी बच्चों से सुना है कि विजय एजुकेशन वाले जो होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ाते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहूंगी? मेरे को तो नहीं लगा, मैंने तो मतलब लेवल से थोड़ा तो हाई कराते हैं, क्योंकि लेवल एग्जाम पता नहीं होता कि क्या हो जाए क्या ना हो पाए। एजुकेशन में इस बार मतलब केमिस्ट्री के टीचर चेंज हो गए थे, इस बार एमआर सर पढ़ा रहे थे, इसलिए वो ज्यादा ही नीट लेवल का पढ़ा दे रहे थे। इस चीज के लिए मुझे भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा नीट का ही पढ़ा दे रहे थे। लेकिन जीतू सर पहले पढ़ाते थे, तो जीतू सर का भी अलग चैनल है, जिसको केवल सीनेट के लिए प्रिपरेशन करना है वो जीतू सर के भी क्लासेस देख सकते हैं। और जिसे मतलब नीट और इसके दोनों के करने वो एमआर सर के क्लास देखे, इसलिए कि सर मतलब थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो उनकी भी मतलब क्वेश्चन अगर वो सॉल्व करा देते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जिसे केवल सीनेट के लिए पढ़ना है वो सर का पढ़ सकते हैं, जीतू सर का, उनका अलग से चैनल है यूट्यूब पे। हाँ, वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, और मतलब कि बहुत अच्छी क्लासेस रहती है। इस बार तो वो जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन आया ही था, हम मतलब दिए थे। हम मतलब कि जा रहे थे, हम स्क्रीन शॉट लिए हुए थे, हम जब पेपर देने जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे पापा के साथ, तो हमने ऐसे ही खोल के देखा, तो उसमें आया था कि मतलब कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सबसे ज्यादा, और उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन सबको लगता था कि एल्यूमिनियम है।
हम वहां पे गए तो हम कंफ्यूज हो गए कि हम क्या लगाए, लेकिन हमने ऑक्सीजन ही लगा कर आए और वही सही निकला। और मेरे मतलब साथ में जो पढ़े थे वो लोग एल्यूमिनियम लगा कर आए, लेकिन उन लोगों का गलत था। तो मैंने भी विजय एजुकेशन से ही मतलब कि प्रिपरेशन किया था यूट्यूब चैनल से, और ऐप भी ले रखा था एग्जाम से 2-3 महीने पहले, तो दोनों से प्रिपरेशन किया। हाँ, विजय एजुकेशन के साथ साथ एक तिवारी क्लासेस भी आती है, वो भी मतलब बहुत अच्छी है। वो आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मगर उनके भी मतलब कि बहुत सारे डिमांड है, मतलब कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने भी एक आध बार उनका यूट्यूब पे देखा था, लेकिन मैंने उनका बैच नहीं लिया था, इसलिए कि मैंने पहले ही विजय एजुकेशन का बैच ले लिया था। और तिवारी क्लासेस केवल यूपीसी नेट का तैयारी कराती है, लेकिन उनकी जो वो फीस है वो 3,000 है, लेकिन आपको एक साथ नहीं जमा करनी होती है, वो मतलब 3 बार में जमा करनी होती है, 1-1 हजार करके। मगर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए कि वो बेसिक पढ़ाते हैं और वो 6, 7, 8 से पढ़ाते हैं। तो अभी इस साल मैंने जिसे सजेस्ट किया है, मैंने किया है कि तिवारी क्लासेस से पढ़े, इसलिए कि वो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं। और विजय एजुकेशन भी अच्छे पढ़ाते हैं कम फीस में, लेकिन और जीएस प्लैनेट करके भी यूट्यूब पे, उसका भी आप देख सकते हैं वो। और उत्कर्ष क्लासेस भी हैं, और आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। इंग्लिश का अलग अलग से भी चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसकी इंग्लिश भी। मैंने तो ऑलमोस्ट पूरा प्रिपरेशन अपना शुरू से लास्ट तक विजय एजुकेशन से ही किया है। अभी भी उन्हीं के गाइडेंस पे ही थोड़ी बहुत मतलब कि चलते रहते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के अलावा अदर चीजें भी रिलेटेड बताते रहते हैं। और मैंने ये भी सुना कि पिछली बार उन्होंने काफी टफ मतलब कि हार्ड पढ़ाया था, लेकिन इस बार अपने ऐप में वो मतलब नॉर्मली सीनेट लेवल के ही पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बॉस की वीडियोस भी देख सकते हैं, बॉस बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से वीडियोस आती हैं, उनमें लिखा होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। देखो, आपको जिसका समझ में आया आप उसका पढ़ सकते हो, बट जो इन लोगों ने बताया है, ये लोग पढ़े हैं, उनसे उन लोगों को समझ में आया है। और स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए विजय एजुकेशन बताया है, और कौन सा बताया है, जीएस प्लेनेट, तिवारी क्लासेस, उत्कर्ष नर्सिंग। तो ये चैनल्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं से पढ़ना है, आपको जहां से समझ में आ रहा है आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी ये आपके लिए प्रेफरेंस रहेंगी, अगर आप चाहें तो आप इनसे पढ़ सकते हो। अच्छा, और बाकी का कुछ और तुम लोग को बोलना है, कुछ टिप्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? शुरू से ही प्रिपरेशन करें तो हमको नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में नोट्स ही काफी हद तक काम देते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अभी से ही हम थोड़ा बहुत बनाना स्टार्ट कर, अगर हम एक बार पढ़ चुके हैं थ्योरी को, या फिर हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट नोट्स ही स्टार्ट से बनाए और उस पर फोकस करेंगे तो लास्ट टाइम में हम अच्छे से मतलब उसको कवर कर पाते हैं, और एग्जाम के मतलब थोड़े दिनों में ही उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना था आप लोग। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका कुछ है या फिर अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, जितना हम 2, 4, 6 जितना घंटे पढ़ सकते हैं उतने ही पढ़े, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है कि हम मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हमको बेसिक मेरा आ रहा है तो फिर हम फ्री होके एकदम से पढ़ सकते हैं, जब मर्जी होता वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर पढ़ो। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना है कि बहुत इजी है तो हो जाएगा, कि जब मन करा तब पढ़ा। शेड्यूल के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो हो जाता है। पहले तो अगर मतलब जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इतने से इतने देर तक पढ़ना है, इसलिए कि अगर हम सेम टाइम अगर डेली पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। और रही बात नोट्स की, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो लास्ट तक हमारे साथ नोट्स रहते हैं। तो अगर हमें पेपर में जाना तो हम बुक एक दिन पहले कितना ही पढ़ सकते हैं, और नोट्स रहेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब हमें जो नहीं समझ में आता है वो हम नोट्स में लिखते हैं, तो वो हम पेपर के पहले एक दिन पढ़ के जा सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना है जैसे कि, तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए लाइब्रेरी भी अच्छी होती है। और ज्यादा करके ये नहीं सोचिए कि बैच पे डिपेंड रहे कि जो बैच में पढ़ा जा रहा है केवल हम वही पढ़े, इसलिए कि सेल्फ स्टडी इसमें बहुत काम आती है। आप ज्यादा ज्यादा बुक पढ़ सकते हैं, ज्यादा ज्यादा एक ही चीज को रिवाइज करें, तो आपको बहुत बेनिफिट। चीज और कि अभी जैसे एनसीईआरटी जो थी हमारी बायोलॉजी की या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए थे, तो उन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में? यूएनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी अभी बुक्स आई हैं दोबारा अच्छे, जो जिसके अंदर से कट पार्ट हो चुका है, निकल चुका है, उसके बाद वाली बुक से पढ़े, उनसे पढ़ना। न्यू एनसीईआरटी से पढ़े, मैंने भी न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुए हैं, इसलिए मतलब कि आप लोग उसे एक बार चेक कर लें। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप इन लोगों ने जो भी एक्सप्लेन किया आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है जो इस वीडियो में बताई गई है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।